हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है ना सर आपको मेरी? यस 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 आ रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर, मैं आपसे मार्केट पर आउटलुक लेना चाह रहा था कि मार्केट पर आपका आउटलुक। सर बेसिकली लास्ट बहुत दिन से हमने देखा है कि मार्केट नीचे ही आ रहा है, और जैसे कि आपके साथ मुझे आज भी याद है, जो बजट के दिन मैंने शो किया था उस टाइम पे बिल्कुल। मैं बताया था कि मार्केट में मैं ना शॉर्ट टाइम में पॉजिटिव थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैं वीकली चार्ट मंथली चार्ट देखता हूँ तो उस टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव ही है। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार जो मार्केट नीचे आ रहा है, आप मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, मैगडी, जो भी इंडिकेटर्स हम टेक्निकल एनालिस्ट लोग देखते हैं सभी नेगेटिव ही है। और ऑलमोस्ट मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे कि मार्केट ऑलमोस्ट एक ओवर वैल्यूएशन में था। जो सारे दुनिया में जो मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा था पूरे विश्व में लास्ट 4 से 5 साल में, वहां पे इंडियन मार्केट बहुत ही अच्छे से रैली किया। सो मुझे लगता है एक मार्केट में सर दोनों तरह का करेक्शन होता है, एक तो होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो मार्केट में जो अभी चल रहा है ये हो रहा है क्लियरली पूरा प्राइस करेक्शन। तो मुझे लगता है कि सर 22,800 पे एक सपोर्ट मार्केट ने रिसेंटली लिया है। अगर 22,800 ब्रेक होता है और अगर कभी भी नेक्स्ट इससे भी नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि सर जो मैंने बजट के दिन भी मैंने आपको बताया था 21,400, 21,500, जो मुझे लगता है लास्ट वहां तक भी पॉसिबिलिटीज है। और एक चीज सर इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं स्टडी कर रहा था एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज। लास्ट अगर हम 10 साल देखेंगे, 12 साल देखेंगे, इसमें जो भी क्रैशेस हुआ, 2008 में जब क्रैश हुआ ऑलमोस्ट 60% निफ्टी क्रैश किया था, 2020 में ऑलमोस्ट 40% निफ्टी क्रैश किया था, 2021-22 में ऑलमोस्ट 18% निफ्टी क्रैश किया था। तो हर टाइम में जब मार्केट बॉटम बनता है, बॉटम बनने के टाइम पे पी क्या था सर? जब 2008 था उस टाइम पे निफ्टी का बॉटम पी था ऑलमोस्ट 11, 2020 में था 17, 2020-21 में उसके बाद जो एक फॉल हुआ उस टाइम पे था 19। अभी का निफ्टी का जो करंट पी चल रहा है वो 2021 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत तो नीचे बहुत ही ज्यादा आ गया है और थोड़ा नीचे आएगा। तो अभी मार्केट में थोड़ा ज्यादा सर अभी प्राइस करेक्शन तो हो चुका है। अभी जो हो रहा है मार्केट में रिसेंटली, ये बेसिकली थोड़ा बाउंस बैक अभी आ रहा है। मुझे लगता है कि 22,800 के ऊपर जब तक सस्टेन है, हो सकता है कि एक बार 23,200-300 घूम के आए। लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट में थोड़ा नेगेटिव हूं, क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा खराब है। ठीक है, तो सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब है, लेकिन बाकी चीज़ें अब पी मल्टीपल के हिसाब से देखें या वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से कंफर्ट तो नहीं आया, लेकिन हाँ, कंफर्टेबल जोन की तरफ जरूर मार्केट बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ब्रजेश सर, चूंकि 11:30 बज चुके हैं, सॉरी, मैं आपकी टॉपिक्स ले लेता हूँ। सर, टॉपिक्स बता दीजिए, आपकी टॉपिक्स क्या है? एक तो हमने अभी डिस्कस किया था उसी में से है। जो पहला जो स्टॉक जो रिकमेंड किया वो यूपीएल का है। यूपीएल का जो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है डायरेक्शनली ये ट्रेड बनेगा ऊपर। 640 के आसपास मुझे लगता है इसको हम बाय कर सकते हैं। 628 का स्टॉप लॉस रहेगा और 664 के टारगेट के लिए इसको हमें लॉन्ग करना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक अभी जो अभी हाल ही में लेटली हमने बात की, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये एक रिवर्सल है। डेली चार्ट पे इंगल्फिंग बुलिश का एक पैटर्न बना है, तो मुझे लगा रिवर्सल ट्रेड है। करंट उसमें 2060 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं। 1980 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 2200 के करीब हम इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो करीब 6.5-7% का मूव बनता है। बिल्कुल। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर अभी एक दर्शक पूछ भी रहे थे स्विंग ट्रेड के लिए, उनको स्विंग ट्रेड मिल भी गया। सर ने बता ही दिया, 1980 का स्टॉप लॉस और 2200 का टारगेट। यहाँ पर एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड आपको मिल जाएगा। स्विंग नहीं तो शॉर्ट टर्म का ट्रेड तो कम से कम है ये काउंटर। और साथ ही यूपीएल यहाँ पर सर ने बताया है कि 649, 664 का टारगेट, 628 का स्टॉप लॉस। ब्रजेश सर, इस कॉल में थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा है सर, इसको थोड़ा सा बताइए सर, अगर कुछ रिवाइज हो सके, व्यू क्योंकि इसमें व्यू सर। आप इसको, इसका जो क्वेश्चन बना था 680 तक बना था, तो ये जो ओके मोमेंटम है, जो अगर ये चलना चालू होता है तो 680 तक जा सकते हैं, तो कोई कोई ओके। दिक्कत नहीं है। और लॉन्ग टर्म के चार्ट पॉजिटिव है, तो पोजिशंस बना ले, मुझे नहीं लगता इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम होगा। अब वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है, तो इरेस्पेक्टिव अगर ये इंडेक्स गिरता भी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उतना कुछ डैमेज होगा। ठीक है,
680 का टारगेट भी रख सकते हैं आप और 628 का स्टॉप लॉस। तो अब 22 का स्टॉप लॉस हो गया 22 रुपये का, और 30 रुपये के ऊपर का टारगेट हो गया। जिनको अगर छोटा प्रॉफिट लेना वो 665 664 के आसपास निकल जाए। अगर आपको थोड़ा सा स्टे करना है तो 664 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके उस समय, और 680 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो ये दो टारगेट्स आप अपने होल्ड कर सकते हैं यूपीएल में। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हल्दर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हल्दर साहब, ये जमुना ऑटो, एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने 118 पर लिया है। ब्रिजेश पटेल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? सर देखिए, चार्ट बेसिकली क्लियर कट एक ब्रेकडाउन आया है। एक रिसेंटली सपोर्ट था ऑलमोस्ट 103 के आसपास, तो उससे भी नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया सर अभी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो एक फेयर वैल्यूएशन मिल सकता है उनको 61 65 के जोन पे। अगर उनको फिर से एक्यूमुलेशन करना है या तो होल्ड करना है, मुझे लगता है 65 से जोन जहां तक आ सकता है। तो फिलहाल इस काउंटर पे तो अभी फ्रेश बाइंग इस लेवल पे नहीं करूंगा, और अगर एक्यूमुलेशन करना है तो 65 63 इज अ गुड जोन। ठीक है। दाऊद खान साहब पूछ रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प सर 4600 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या करने हैं? सर मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प वन ऑफ द बेस्ट काउंटर इन द इंडिया, इन द ऑटो ऑटो एंड मोबाइल काउंटर। तो मुझे लगता है 3887 अभी प्राइस चल रहा है आज सर, 1% के साथ पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक मौका है नया निवेश करने का, क्योंकि अगर हम चार्ट देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो अपना 52 वीक हाई था, 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 40% चार्ट नीचे दिखा रहा है, चार्ट 40% नीचे आ गया। तो ये एक हमारे लिए मौका है, मुझे लगता है कि उनको एक बार होल्ड करना चाहिए। और अगर एक बॉटम नियर टू 3700 के आसपास बनता है तो मुझे लगता है कि एक बार उनको फिर से 4400 4800 नेक्स्ट 8 से 10 मंथ पे उनको दिखाई दे सकता है। जी। गरवारे फाइबर्स, ये एक शेयर है जो हमारे दर्शक हैं भज के नाम से, इनका भज इश्क के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, 915 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? सॉरी सर, क्या स्टॉक है? गरवारे फाइबर सर। आई डोंट नो एक्चुअली, मैं ट्रैक नहीं करता इसको सर। ओके, कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं लोकेश गंधर साहब, वो पूछ रहे हैं 10 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? सर कोई लिस्ट है क्या आपके पास? ओके, सो देखिए सर, 10 लाख रुपया 5 इयर्स के लिए, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सर, 2 मिनट में लूंगा इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए। जी श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है। ये तो आपने बता दिया कि आपके पास 5 साल टाइम है, सबसे बड़ा बात है ये। सेकंड, हमने देखा सर उस दिन जब हम शो कर रहे थे बजट डे में, उस टाइम पे मैंने बोला था कि रेल काउंटर पे चल सकता है, सभी लोग उस टाइम पे बोल रहा था, लेकिन हमने क्या बोला था सर, मुझे आज भी याद है कि मैंने बोला स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सर। डे February 1 से आज तक मोर देन 20% करेक्शन हो गया है रेलवे काउंटर पे। तो मुझे लगता है रेलवे काउंटर, डिफेंस काउंटर बहुत पिट चुका है। स्मॉल कैप मिड कैप आप देखेंगे कि 24% 25% नीचे है। इफ यू हैव पेशेंस, एटलीस्ट 2 साल के अगर आपके पास पेशेंस है, आप रेलवे से कुछ स्टॉक लीजिए, डिफेंस से कुछ स्टॉक लीजिए। बैंकिंग सेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग का जो पी है, बहुत पी अभी लोअर वैल्यूएशन पे चल रहा है। ये जो रेट कट हुआ, रेट कट का डायरेक्ट बेनिफिट फाइनेंशियल सेक्टर को जा सकता है। तो इसमें बजाज फाइनेंस जैसा काउंटर, एक्सिस बैंक जैसे बैंक 2018 का वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो सर बहुत सारे अलग अलग स्टॉक है अभी अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो निवेश आप कर सकते हो। ठीक है सर, ये केवल यही क्राइटेरिया कि ये पिट गए हैं या इनमें ग्रोथ भी है? सर ग्रोथ भी है, लेकिन ग्रोथ के साथ हमें देखना पड़ेगा कि ओवर वैल्यूएशन भी, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे लगता था कि बहुत हाई है, ग्रोथ भी है। मार्केट हमेशा सेंटीमेंट के ऊपर चलता है, और इनफैक्ट सेंटीमेंट से भी पहले रिएक्ट करता है। और जैसे कि हमने देखा कि अभी जो जो नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में हुआ था, तो फिलहाल ये जो बाउंस बैक अभी आ रहा है इंफ्रा में, रेलवे काउंटर्स में, मुझे लग रहा है कि एक बॉटम नियर टू बॉटम बन गया है। जितना शॉर्ट टाइम में लास्ट 2 साल में ग्रोथ होना था, बहुत ग्रोथ हो गया था, इनफैक्ट ग्रोथ से भी बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए ना देखेंगे आप, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का एक फंड था डिफेंस में, आपका हो गया HDFC का एक डिफेंस में फंड था। तो ऐसे फंड्स हम देखेंगे कि लास्ट 1.5 साल 2 साल में परफॉर्मेंस किया था, 130% 140% रिटर्न जनरेट करके दिया था। लेकिन लास्ट 2-3 महीने से हमने देखा फिर से नीचे आ गया ऑलमोस्ट 60% 50%। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स है, इनका एक थॉट रहता है कि मार्केट ऐसे ही चलेगा, मार्केट तो सर ऐसे नहीं चलेगा।
मार्केट तो अप जी साइड भी आपको देखना है, डाउन साइड भी बिल्कुल आपको देना है, तो ओवर वैल्यूएशन इज अ मैटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं मानस जी, वो पूछ रहे हैं सर टाटा टेक का 1060 के लिए हुए हैं, कब दौड़ेगा? सर ये टाटा टेक्नोलॉजी के लिए मैं एक बात बोलूंगा, मैं एक अच्छे स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, वो है आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। जैसे आईपीओ में लिस्ट हुआ उसके बाद आप देखिए लगातार वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट में नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता इस टाइम पे उनको होल्ड करना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर को, क्योंकि नाम के आगे टाटा है तो इसलिए थोड़ा तो एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन सर अभी 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, पूरा कैंडल सब कुछ खराब है। मुझे लगता है एक बार 650 तो जा सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म नजरिया है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज आपको निकल जाना चाहिए था पहले ही। तो एक बार आप होल्ड कीजिए विथ 650 के स्टॉप लॉस के साथ। जी। अंशुमन तिवारी जी पूछ रहे हैं कि एयरटेल में बता दीजिए सर क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। भारती एयरटेल। जी ओके सर, सर, कल ब्लॉक भारती डील भी हुई एयरटेल। थी इस काउंटर पर, और बड़ी ब्लॉक डील यस। हुई थी करीब 8400 करोड़ रुपए की, जिसकी वजह से आज एफआईज की बाइंग लिस्ट भी दिख रही है, क्योंकि उसमें करीब 5500 करोड़ रुपए तो एफआईज खरीद कर ले गए हैं माल। सर भारती एयरटेल में मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस सेगमेंट पे अगर आप देखेंगे, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, जियो, कोई भी कंपनी को ले लो, मुझे लगता है कि इंडिया में एक ही कंपनी अभी सस्टेनेबल है, वो है भारती एयरटेल। और इनका आप प्रॉफिट भी देखेंगे, इनका बैलेंस शीट में लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास, तो ये बहुत बड़ा बात है। और चार्ट में भी अगर हम देखेंगे कि लास्ट ऑलमोस्ट 2023 जून के बाद जो 440 प्राइस था, वहां से ऑलमोस्ट अभी 1300 रुपया के आसपास हाई देके आया। और फैक्ट है ये, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कभी भी अपना वीकली जो एक एवरेज प्राइस है उसके नीचे ट्रेड नहीं किया। तो रिसेंटली एक बॉटम भी बनाया एक फेयर वैल्यूएशन के साथ, वो है 117 के साथ, 1107 के साथ, ऑलमोस्ट 1107 1110 के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक बेस है, अभी 1200 चल रहा है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर निफ्टी 50 में बहुत ही वेटेज रखने वाला कंपनी है भारती एयरटेल। आप 2 साल भी अगर होल्ड करते हो तो आपको 1500 से 1600 रुपया का भाव मिल सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें एफआईज ने 5581 करोड़ रुपए की बाइंग की। भारतीय एयरटेल की जो पूरी ब्लॉक डील हुई थी उसमें डोमेस्टिक बायर्स उस ब्लॉक डील में 754 करोड़ रुपए की बाय करते हुए रहे। प्रमोटर्स ने 2000 करोड़ रुपए की बाइंग की, जो इसका नाम है भारती टेलीकॉम। भारतीय एयरटेल के ही शेयर खरीदे उन्होंने, और 8335 करोड़ रुपए की कुल ये बाइंग हुई है इस पूरी ब्लॉक डील में। और सिंगटेल इसने करीब 8485 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। तो एफआईज ने बड़ा एक पार्ट खरीदा, उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट जो खरीदा है वो जीक्यूजी ने खरीदा है। जीक्यूजी वही इन्वेस्टर है जिन्होंने कि जब अदानी स्टॉक्स बिल्कुल धराशायी हुए थे, फरवरी 2023 की बात है या 22 की बात है, आई बिलीव 23 की बात है, तो उस समय पर उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था अदानी स्टॉक्स में। तो उसके बाद अदानी स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए थे, उसके बाद उनका नाम भी बड़ा हुआ। हालांकि अब तो अदानी स्टॉक्स थोड़े से ट्रबल में चल रहे हैं, लेकिन उनकी बाइंग से तो आज भी बहुत ऊपर हैं। तो अच्छे इन्वेस्टर हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने भारतीय एयरटेल के शेयर खरीदे हैं। लेकिन खरीद बेच की बात हो रही है तो खरीद बेच की बात होती है रिसर्च रिपोर्ट्स पर भी, कि कौन सी कंपनियां हैं, कहां पर रिपोर्ट्स छाप रही हैं, कहां पर खरीद बेच करने की सलाह दे रही हैं। मेरे साथ डेली शौर्य जुड़ते हैं। शौर्य, बताएं कहां बेच रही हैं कंपनियां, खरीद रही हैं, क्या सलाह दे रही हैं? जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज अगर बात करें तो 3-4 रिपोर्ट्स हैं। पहली रिपोर्ट है एबीबी को लेकर। एबीबी को रिसेंटली मीटिंग हुई थी इन्वेस्टर्स के साथ, और उसके बाद जो ब्रोकर्स की तरफ से व्यू आ रहा है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। जैसे अगर बात करें, नुवामा ने शेयर पर बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट को कट कर दिया है और अब कर दिया है 6650 का। वहीं अगर हम नोमुरा की बात करें तो उन्होंने रेटिंग को ही रिड्यूस कर दिया है और साथ में लक्ष्य को कर दिया है 4970 का। उसके बाद अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स यहाँ से ब्रोकर्स को अब धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो रहा है। जैसे सीएलएसए ने शेयर पर रेटिंग कर दी आउट परफॉर्म और टारगेट दिया है 930 का। उसी के साथ एचएसबीसी की रिपोर्ट निकल के आई है मारुति पर, जहाँ पे उन्होंने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 1400 का। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि ऑटो शेयर्स पर ब्रोकर्स बुलिश है, लेकिन एबीपी पर मीटिंग के बाद ब्रोकर्स बुलिश नहीं है, टारगेट कट करते हुए या रेटिंग्स को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो एबीबी पर बाय और रिड्यूस, ये दो रेटिंग एजेंसीज के द्वारा बताई गई है। नुवामा कहते हैं बाय और एबीबी पर नोमुरा कहते हैं सेल।
तो ये थोड़े से आपको स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही तरफ से मिल गए हैं। और टाटा मोटर्स जहां पर की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, काफ़ी सारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो उनके लिए फंडामेंटल रिपोर्ट है CLSA की, और मारुति पर HSBC की राय है कि करीब 14,000 रुपये के टारगेट्स रखने चाहिए। प्रदीप साहब, आप किसी काउंटर पे बाय सेल की रिकमेंडेशन देंगे इनमें से, टाटा मोटर्स, मारुति या ABB में? सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने अभी जो भारतीय एयरटेल का प्राइस बोला, टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए अपडेट प्राइस नहीं आया था, वो 1650 होगा। और जो अपना फ्यूचर टारगेट रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म वाला टारगेट रहेगा, वो मुझे लगता है कि एक बार 1800 से 1900 लेवल तक आ सकता है। कोई बात नहीं सर, और ये टाटा मोटर्स, मारुति और ABB, सर इन तीनों में से कोई आपको ठीक लग रहा है? मुझे सर मारुति का चार्ट बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि मारुति का अगर आप चार्ट देखेंगे, इनका बुक वैल्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट 14,000 करोड़, 14,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। और मारुति में मुझे लगता है कि आप अगर मिनिमम, इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव पेशेंस, एटलीस्ट 2 से 3 साल का भी अगर आपका पेशेंस है, तो मुझे लगता है सर एक बार 15,000 से 16,000 का टारगेट भी आना चाहिए मारुति में। और रिसेंटली ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास एक हाई भी लगाया था, तो वहां से अभी नीचे आ रहा है। आज भी 12,700 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम है तो मारुति एक अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो मारुति अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, इन रिपोर्ट्स को डिस्कस किया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिमी स्लेठिया जी का सवाल है, मोतीलाल सर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा लग रहा है अभी, और इसका क्या भविष्य लग रहा है आपको? सर मोतीलाल में एक चार्ट में ना सपोर्ट है, वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट 570 के अराउंड। तो अभी 620 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 618-20 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि 560 के आसपास एक सपोर्ट है, और वीकली कैंडल खराब है, तो एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है और 1-2 महीने में और भी ज्यादा डाउनफॉल दिखे, तो एक बार फिर से उनको री एंट्री करना चाहिए। ठीक है, अमन जी बोल रहे हैं सर, वरुण बेवरेजेस 445 रुपये के लिए हुए हैं, और ऐड करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, सही रहेगी स्ट्रेटेजी? सर वरुण बेवरेज के लिए 452 के आसपास एक स्विंग लो बनाया था, तो मुझे लगता है कि अभी नियर टू लो के आसपास ही है। तो मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आना चाहिए। 425, 420 इज ए गुड वैल्यूएशन फॉर वरुण बेवरेज। तो अगर हम थोड़ा फंडामेंटल भी देखेंगे सर, 2600 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है, पी थोड़ा ज्यादा है 62 के आसपास, तो इसीलिए थोड़ा ओवर वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। अगर मार्केट कभी भी नीचे आया तो मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आएगा। और एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगता है कि सर लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर ने अपना जो है होल्डिंग वो भी डिक्रीज किया हुआ है, 2.46% के आसपास डिक्रीज किया है। तो मुझे लगता है और थोड़ा नीचे मिल सकता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक और ऑप्शन मिल जाए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और VBL, इन दोनों में कोई पसंद करना हो तो कौन सा करेंगे? ऑब्वियसली सर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम देखेंगे कि प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बुक वैल्यू, लास्ट 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे लगता है कि नियर टू बॉटम के आसपास ही है। अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है अपना 2264 के आसपास, तो मुझे लगता है एक बार उनको यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट 52 वीक जो हाई था ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास था, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वैल्यूएशन पे है। ऑलमोस्ट ऊपर से बहुत करेक्शन हो चुका है, आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। सर लेकिन 5 साल में तो ये ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि मैं 2020 से इसका 2025 तक के अभी तक के चार्ट देख रहा हूँ, तो इसकी जो 2020 में रेट था, कोविड लो 1757 लगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 2000 से 2300 की रेंज पे रहा, अभी भी 2200-2300 चल रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर किसी को एग्जिट मिला होगा तो 2024 में बस ये 3000 तक गया है, तो 4-5 साल में सर इससे तो बहुत तेज तेज शेयर चले हैं सर। सर एक्चुअली इनका मैटर है कि इस लाइक मैं थोड़ा अलग एग्जांपल यूज करूंगा यहाँ पे, लाइक कोटक बैंक भी सर चला नहीं लास्ट 4 से 5 साल पे। तो कभी कभी सर होता है कि ऐसा कि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो और अपने एक अच्छा बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, चलता नहीं है। ITC सर 2015 से 20 तक चला नहीं, उसके बाद हमने देखा कि चला। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा वाला स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि अभी जो नीचे आया है, जो कि अपना लॉन्ग टर्म एक ऑलमोस्ट हाई था 2985, 3,000 के आसपास, एक अच्छा जो डाउनफॉल होना चाहिए था वो हो गया है। अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, दिस इज द गुड लेवल फॉर बाइंग। जब भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद हाई मिलेंगे, लेकिन लास्ट 5 साल से सर
जी। आपने सही बोला है कि चला नहीं है, लेकिन इनका बुक वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल चलेगा ही, थोड़ा टुडे और टुमारो वाला गेम है, लेकिन चलेगा। ठीक बात है। तालना पर साहू साहब हम सवाल ले चुके हैं, तो आप अगर वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो तालना पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो हमारे एक्सपर्ट ने राय दी है। लेकिन अब बात हम उस शेयर की करेंगे जहां पर कि थोड़ा सा स्टॉक एक्सरे करने की ज़रूरत है, और उसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो बढ़ते अपने खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे पर। स्टॉक एक्सरे यहाँ पर हम बात करेंगे आज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहाँ पर कि काफ़ी पिटाई हुई है इस शेयर की पिछले कुछ समय में। और पिटाई तो कह सभी शेयरों की हुई है, ज़्यादातर छोटे बड़े बैंकों की भी हुई है, और मिड कैप स्मॉल कैप सभी कंपनीज़ की हुई है। लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही क्यों लिया जा रहा है, उसकी वजह जानते हैं। क्योंकि ये पिछले साल जनवरी में शेयर करीब 100 से 116 रुपये की रेंज में चल रहा था, और वहाँ से पिछले एक साल से लगातार पिट रहा है ये शेयर, 43% तक पिट चुका है। अब ये पिटा क्यों? अगर हम इसके पिछले 3 तिमाही के नतीजे देखें तो लगातार वीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से काउंटर में क्योंकि मार्केट अर्निंग्स को लव करता है, और मार्केट को जब अर्निंग नहीं दिखती है तो काउंटर की पिटाई लगभग निश्चित हो जाती है। तो ये इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरा कि पिछले 6 महीनों से लगातार एफआईज डीआईज भी माल बेच रहे हैं। एफआईज ने अपना हिस्सा 19.65% से घटाकर 15.42% किया है। साथ ही अगर देखें तो डीआईज ने भी अपना हिस्सा 45.42 से घटाकर 42.62% किया है। अब जिसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा होगी, आप दोनों का होल्डिंग बनाकर देख लो कि 45% डीआईज का और 19-19.5% एफआईज का, तो लगभग 65% होल्डिंग एफआईज डीआईज के हाथ में थी। अब जब मार्केट में सेल ऑफ आएगा तो यहाँ तो पिटाई होनी लाजमी थी, तो ये काउंटर इसलिए पिट गया। अब रिजल्ट भी वीक थे, तो कोई उनके पास रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी शायद नहीं था कि इसको रखा जाए। लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि मार्जिन्स जिसकी वजह से काउंटर पिट रहा था, अब थोड़े से नियर टर्म में तो थोड़े से हो सकता है कि परेशान करें एक आध क्वार्टर में, लेकिन अब स्टेबल होने की तरफ हैं। और शेयर अब FY26 की जो अनुमानित बुक वैल्यू है उसके लगभग बराबर या उसके नीचे ही आ गया। साथ ही अगर देखें Q3 में कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही थोड़े से वीक थे मार्जिन्स की वजह से, लेकिन लोन ग्रोथ अच्छी आई थी 21% की, और जो कंपनी की जो गाइडेंस है या कंपनी की जो एस्टिमेटेड एडवांस ग्रोथ है वो करीब 22% सालाना रहेगी अगले 2 साल में। FY25 से FY27 तक ये करीब 22% एनुअली बढ़ती हुई दिखाई देगी। उनका ये भी कहना है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कि इनके जो रिटेल डिपॉजिट हैं वो 67% पर हैं। हुआ क्या कि ये कंपनी का शेयर पिटा क्यों? क्योंकि इनके जो कासा डिपॉजिट थे वो थोड़े से कम हो गए। कासा डिपॉजिट क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब उसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है बहुत कम, करंट अकाउंट पे तो कुछ देना नहीं पड़ता, सेविंग अकाउंट पे 2.5-3%, 4% मैक्सिमम इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन अगर वही डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसी बैंक को उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि करीब 7 या 8% सालाना। तो वो जो हो जाता है डिपॉजिट उनके लिए महंगा हो जाता है। लेकिन अगर यही बैंक बाहर से बोरो करे अपने लोन को फाइनेंस करने के लिए, यानी अगर कोई लोन लेने आया कस्टमर और उनके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा बाहर से फाइनेंस करेंगे, कस्टमर को मना नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, बाहर से फाइनेंस उठाएंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो हर बैंक यही चाहता है कि उनका कासा डिपॉजिट स्ट्रांग रहे। कासा में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो कि सबसे सस्ता होता है, उसके बाद टर्म डिपॉजिट आता है। टर्म डिपॉजिट पर 7 या 8% की इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो उसकी दोनों की मिला के अगर वैल्यू देखें तो वो इनकी कुल लोन बुक में 67%, कुल जो डिपॉजिट बुक है उसमें 67% है। तो ये अभी भी स्ट्रांग है। तो वहाँ पर ज़्यादा घबराने की मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिट कहीं कम नहीं हो रहे हैं। Q3 में ग्रॉस NPA जरूर 2.97% रहे हैं, ये थोड़े से बड़े थे, लेकिन उनको लगता है कि आने वाला समय शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है NPAs के फ्रंट पर, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इनके NPAs स्टेबलाइज हो जाएं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी इमर्ज होगी। FY25 तो इनका खराब रहा और इसमें EPS करीब ₹1.80 रहेगी, लेकिन जो FY26 में EPS होगी वो मान रहे हैं कि 5.8 रहेगी। EPS प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स,
तो नंबर ऑफ शेयर्स तो स्थिर है, प्रॉफिट ही वेरिएट होगा, प्रॉफिट ही हर साल घटता बढ़ता है। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तभी ईपीएस बढ़ेगी। अब प्रॉफिट कितना बढ़ने वाला है, 1.8 के मुकाबले 5.8 की ईपीएस आएगी, यानी कि करीब करीब 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा इनका अगले साल में। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार एस्टिमेट्स लिए गए हैं। उनका कहना है कि इस काउंटर को बाय कर चल सकते हैं, 77 रुपये का टारगेट रहेगा। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं इक्विटास को? सर एक चीज जब आप बोल रहे थे तो मैं भी थोड़ा फंडामेंटल देख रहा था। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कंपनी के बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे नियर अबाउट 6 से 7,000 करोड़ के आसपास अपना टोटल कैश है, सॉरी मार्केट कैप है 6,000 अपना एक सेकेंड 6,980 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी ना कैश में बैठे है ऑलमोस्ट 3,579 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट्स है उनके पास। तो मुझे लगता है कि मार्केट कैप और थोड़ा कम होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम टेक्निकल चार्ट में बात करेंगे तो टेक्निकल चार्ट में सर मुझे लगता है कि हमने देखा कि कल आज भी 52 वीक लो के आसपास है। जैसे कि आप बोल रहे थे सर, न्यू ओवरऑल तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट में मुझे लगता है कि लास्ट जब आईपीओ हुआ था उसके बाद का जो एक हाई है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न है ऑलमोस्ट 51 से 55 के आसपास। तो मुझे लगता है ये जो अभी 61 चल रहा है, यहाँ से भी 6 to 7 रुपीज का डाउनफॉल आ सकता है और एक रेंज रहेगा और एक थोड़ा टाइम करेक्शन बिताएगा 55 से 56 57 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर किसी को अगर निवेश करना है, देखना है, तो एक बार 55 54 जब आए और थोड़ा अपना वहां पे टाइम करेक्शन हो जाए तो उसके बाद ही वहां पे करना है। बाकी अभी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है इस वैल्यूएशन में, स्पेशली 52 वीक लो के आसपास है। क्या पता यहाँ से भी 10 रुपीज 20 रुपीज नीचे आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में बिल्कुल थोड़ा सा पेन दिख सकता है, लेकिन इसमें दो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ। सर ने तो जो पॉइंट बताए वो बिल्कुल टेकन है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आया था, Q3 के रिजल्ट्स अगर वाई देखेंगे तो थोड़े वीक थे, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 202 करोड़ से घट के 66 करोड़ रुपए रहा। काउंटर इसी वजह से पनिश भी हो रहा है। लेकिन अगर Q-on-Q देखेंगे तो रिकवरी थी, 13 करोड़ के मुकाबले 66 करोड़ रुपए था। तो कंपनी का जो बॉटम अर्निंग का लगा है वो सितंबर क्वार्टर में लग चुका है। दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी वीक रही, लेकिन उससे बेहतर रही सितंबर क्वार्टर के मुकाबले। साथ ही इनके जो ग्रॉस एनपीए थे वो जरूर बढ़े, वो बढ़े थे 2.53 से बढ़कर 2.97% वाई और Q-on-Q में केवल 2.95% से 2.97%। लेकिन नेट एनपीए इनके Q-on-Q घटे हैं, 0.97% से घटकर 0.96% हुए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस भी अपने पीक पर आ चुका है, मार्जिन्स बॉटम पर आ चुके हैं। तो मार्जिन्स के बढ़ने की उम्मीद और स्ट्रेस के घटने की उम्मीद, ये दो चीज़ें हैं जो कि इस काउंटर के लिए वेट डाल सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकती हैं। ये मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट बोलती है। तो 77 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है, बाय रिकमेंडेशन दी है। प्रदीप जी बोल रहे हैं कि ये काउंटर थोड़ा गिर जाए तो इस थोड़ा सा आपके लिए अच्छी वैल्यूएशन बन जाएगी। 5-10 रुपये का इसमें अगर कोई गिरावट कभी मिले तो आप इसको देख सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये एक टेक्निकल नज़रिया भी हो गया, इस काउंटर पर फंडामेंटल नज़रिया भी हो गया। तो स्टॉक एक्सरे को यहाँ पर ही रोकते हैं, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। टॉप पिक्स, इसमें हमारे साथ प्रदीप हल्दर साहब जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपकी रडार पर कोई स्टॉक्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, मुझे लगता है कोटक बैंक चल सकता है। कोटक बैंक का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ओके। कोटक बैंक अभी जो है डेज हाई के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। अभी हुआ था तो अभी 1994 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, तो अभी 1980 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। लगातार सर कोटक बैंक ना चला नहीं, 3 से 4 साल चला नहीं। अगर हम देखेंगे कि 2018 का हाई भी था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, और अभी भी वही 2000 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी बैंकिंग सेक्टर में अगर रैली आएगा तो कोटक बैंक बहुत पहले सबसे फास्ट बैंक हो सकता है कि चल सकता है। और कोटक बैंक का जो पहला टारगेट होगा सर, मुझे लगता है कि 2120। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 2250 तक जा सकता है। अगर आपके पास एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का व्यू है तो कोटक बैंक मुझे लगता है कि चल सकता है। और कोटक बैंक का जो स्टॉप लॉस होगा सर
1690 के आसपास मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूंगा। बहुत ही सस्टेनेबल बैंक है, प्राइवेट प्लेयर है, तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबल बैंक है। बहुत सालों से चला नहीं। अभी बैंक निफ्टी भी बहुत नीचे आया है, तो हो सकता है जो चार्ट में दिख रहा है, जो वॉल्यूम आया है, मैकडी भी सर मंथली बेसिस पे पॉजिटिव आया है, वॉल्यूम हो रहा है, और मंथली बेसिस पे आरएसआई भी एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो ओवरऑल ऑल इंडिकेटर ऑल्सो पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि कोटक बैंक यहाँ से चल सकता है। बिल्कुल, तो कोटक बैंक यहाँ से चल सकता है 2120 और 2250, ये दो टारगेट्स रहेंगे कोटक बैंक में खरीदारी के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1690 रुपये का। तो प्रदीप साहब की टॉप पिक तो ये है, लेकिन जो हमारे दो गेस्ट जुड़े हुए थे ब्रिजेश जी और सनी सर, उनकी भी एक बार टॉप पिक्स देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो टॉप पिक्स दी उसमें यूपीएल, यहाँ पर ब्रिजेश सर की राय थी कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं 665 680 के टारगेट्स के लिए 628 का एक स्टॉप लॉस लेना है। साथ ही उनकी जो दूसरी पिक थी उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, वो थी स्विंग ट्रेड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 2041 पर चल रहा है, 1980 का स्टॉप लॉस, 2200 का टारगेट, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड आप कर सकते हैं। साथ ही सनी सर जो दो पिक बता कर गए थे वो फंडामेंटल पिक थी, उसमें स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, वो केवल टारगेट्स होते हैं। तो बाय ऑन डिप एबी कैपिटल 154 पर चल रहा है, 250 का टारगेट, और साथ ही इंडियन होटल जहाँ पर कि 742 रुपये पर चल रहा है, और उन्होंने बताया कि 905 रुपये तक ये काउंटर जा सकता है। तो ये कुछ एक हमारी जो गेस्ट है, पैनलिस्ट हैं, उनकी तरफ से टॉप पिक्स हमारे साथ शेयर की गई हैं। प्रदीप सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।